नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की पॉलिटिका चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। राजनीतिक दल, इसका कुछ पार्ट हम कर चुके थे और अब बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलो दोस्तों, पार्टियों के बारे में पढ़ते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2019 में आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नेक्स्ट आती है बहुजन समाज पार्टी। स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली। नेक्स्ट आती है भारतीय जनता पार्टी। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1991 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिम तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में ही लोकसभा चुनाव में 330 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। नेक्स्ट आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। 1925 में गठित मार्क्सवाद, लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों के विरोधी, यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 की फूट, जिसमें माकपा इससे अलग हुई के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में से 1% से कम वोट और 2 सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्ष है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। 1964 में स्थापित मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी, यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार, गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की। नेक्स्ट आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों
तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार, फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए हैं। अपने वैचारिक रुझान में मध्यम मार्गी व न वामपंथी न दक्षिणपंथी, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन है, पर इस बात को लेकर अभी भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व 2014-19 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 19.5% वोट तथा 52 सीटें मिली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने 49% वोट तथा 5 सीटें प्राप्त की। ये मैप दे रखा है। देखो, जम्मू और कश्मीर में बता रखा है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेट्स पार्टी 1999। फिर बता रखा है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल 1998। समाजवादी पार्टी 1992। ये भारत में क्षेत्रीय पार्टियां हैं 13 अप्रैल 2018 की स्थिति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बिहार। जनता दल यू 1999। लोक जन शक्ति पार्टी 2000। राष्ट्रीय जनता दल 1998। झारखंड में भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013। फिर उसके बाद सिक्किम में है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013। फिर आता है असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2006। असम गण परिषद 1985। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट। फिर अरुणाचल प्रदेश पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड नागा पीपुल्स फ्रंट मणिपुर में भी। फिर है नागालैंड की बात हो रही है। मणिपुर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1972। मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी 1979। मिजो नेशनल फ्रंट 1961। फिर आता है मेघालय में हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेट पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013। मणिपुर में भी। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल में भी। फिर झारखंड में JMM 1973। JSU पार्टी 1986। JVMP 2006। बीजू जनता दल 1970 उड़ीसा। शिवसेना 1966 महाराष्ट्र। तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। फिर कर्नाटक जनता दल सेक्युलर 1999। केरल में भी। गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 1961। गोवा फॉरवर्ड पार्टी 2016। महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना 2006। दिल्ली में है आम आदमी पार्टी 2012। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल 1920। हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल 1977। आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी 1982। तेलंगाना में भी है। YSR कांग्रेस पार्टी 2011। तेलंगाना में भी है। तमिलनाडु ऑल इंडिया अन्ना DMK 1972।
पुडुचेरी में भी द्रविड़ मुनेत्रम कन्नडम 1949, पुडुचेरी में भी देसिया मुरपोकू द्रविड़ कन्नडम 2005। आंध्र तेलुगु देशम पार्टी 1982, तेलंगाना में भी YSR कांग्रेस पार्टी 2000, तेलंगाना में। नेक्स्ट है केरल। केरल कांग्रेस मणिपुर 1964, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948। अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय दलों के बारे में। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टी क्षेत्रीय हो। इनमें से अखिल भारतीय दल पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने में मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। इन दलों के ब्यौरे के लिए पिछले पृष्ठ का नक्शा देखें, हम देख लिए हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या आती हैं। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है। चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराज़गी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। वे इटली के बड़े व्यवसायियों में एक हैं। वे 1993 में गठित फोर्जा इतालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह, एक फुटबॉल क्लब AC मिलान और बैंक की मालिक है। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप सांगठनिक बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं को साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, न ही कोई माध्यम। परिणामस्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है। यह है वंशवाद की चुनौती। चूँकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुँच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूँकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी नाजायज़ तरीका अपनाने से परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफ़ी पैसा हो या
जो पैसा जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यूरो का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है? अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व क्या है। दल बदल विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। प्रतिनिधित्व करते हैं लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करें। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए ही होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को मंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए।
राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर उन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह हो भी सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। 2 तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्रिक गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो इनकी निम्नलिखित भूमिकाएं: चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। नीतियाँ और कार्यक्रम जनता के सामने रखना। दल अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनते हैं। लोकतंत्र में सामान्य और मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राज तक समेट लाता है। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुसार नीतियाँ तय करती है। कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और विधायिका के पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। सरकार बनाना। दल ही सरकार बनाते हैं, चलाते हैं और जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है तथा महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के सामने या उनके मामले में निर्णय भी लेता है। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती है, फिर उन्हें मंत्री बनाती है ताकि पार्टी की इच्छानुसार शासन चला सकें। विरोधी दल के रूप में काम करना। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। विरोधी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करते हैं। जनमत निर्माण करना। राजनीतिक दल जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के दौरान तथा बाद में सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीतिक शिक्षण देने का काम करते हैं जिससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण हो सके। कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। दल की सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, जिससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों को अपने करीब मानते हैं। दलों को भी लोगों की मांगों को ध्यान में रखना होता है, वरना जनता अगले चुनाव में उन्हें हरा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
किंतु उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। पार्टी के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं। ठीक है, इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूँकि कुछ ही नेताओं के पास असली ताकत होती है, इसलिए पार्टी के सिद्धांतों नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। वंशवाद की चुनौती होती है इसमें। दलों के जो नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुँच जाते हैं। धन और अपराधी तत्व घुसपैठ होती है। सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके लिए वे हर तरीका अपना सकते हैं। वे ऐसे उम्मीदवार खड़े करते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसा जुटा सके। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। विकल्पहीनता की स्थिति हो गई है। सार्थक विकल्प का अर्थ है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में अंतर हो। कुछ वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिलती है। भारत की सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ बनाना चाहते हैं उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। तो बाद में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए वे इस प्रकार बता सकते हैं। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक का अपनी सीट में भी नियुक्ति होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। उसके द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति को और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है पर कई बार ऐसा सिर्फ खानापूर्ति के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे सांगठनिक समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को सांगठनिक समूह के रूप में समझा जाता है जो चुनाव लड़ने, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते हैं। दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाती है। दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए इसका नजरिया समाज के उस वर्ग विशेष तरफ झुकाव होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को डैश कहते हैं। तो इसमें बढ़ेंगे सिक्स क्वेश्चन का, चुनाव लड़ने सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहेंगे। क्या बढ़ेंगे इसमें?
राजनीतिक दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, पहली सूची संगठन दल और दूसरी सूची गठबंधन मोर्चा के नामों का मिलान करें और नीचे दिए गए कुछ नामों के आधार पर सही उत्तर ढूंढें। तो इसका आंसर है ग ग क घ ख। इनको मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका आएगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है, दूसरा आएगा भारतीय जनता पार्टी, इसका आएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। थर्ड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्कशीट, तो इसका आंसर है वाम मोर्चा। फोर्थ है तेलुगु देशम पार्टी, इसका आंसर है क्षेत्रीय दल। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो गया हमारा ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? कौन है? बहुजन का है काशीराम क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसका आंसर होगा बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद, आधुनिकता। तो इसका आंसर होगा समग्र मानवतावाद। ठीक है, से ए बे से दे, तो से आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन, पार्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं घोटाले की गूंज सुनाई देती है। सरकार चलाने के लिए पार्टी का होना जरूरी नहीं है। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ए ब सही है ख। ठीक है, तो ए राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। ठीक है, एक तो ये सही है, एक ब दलों में अक्सर बड़े नेताओं घोटाले की गूंज सुनाई देती है। ये आंसर सही है। दोस्तों आज हमारे चैप्टर के साथ क्वेश्चन आंसर भी देखें। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।